इंडिया के अब तक के 14 प्राइम मिनिस्टर में से 9 एक ही स्टेट से आए हैं, उत्तर प्रदेश। ना मुंबई से, ना साउथ से, ना उन सिटीज से जो इंडिया की इकोनॉमी को चलाती है, मगर एक लैंडलॉक स्टेट नॉर्थ में। और अगर आपको लगता है कि ये बस एक कोइंसिडेंस है, तो आपने अभी तक समझा नहीं है कि इंडिया में पावर कैसे काम करती है। क्योंकि इस देश में आप पहले दिल्ली कंट्रोल नहीं करते, आप उत्तर प्रदेश कंट्रोल करते हो। मगर सवाल है क्यों? पॉलिटिकल साइंटिस्ट एक फ्रेज यूज करते हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से गुजरता है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है और ये लाइन सिर्फ कविता नहीं, डेटा है। चलिए नंबर्स से शुरू करते हैं। इंडिया में लोकसभा की टोटल 543 सीट्स है और गवर्नमेंट बनाने के लिए 272 चाहिए। उत्तर प्रदेश अकेला आपको 80 देता है, मतलब पार्लियामेंट का लगभग 15% सिर्फ एक स्टेट से। पूरे नॉर्थ ईस्ट 25 एमपीज भेजते हैं, पूरा साउथ रफली 130, यूपी अकेला 80। ये डेमोक्रेसी का एक्सीडेंट नहीं है, ये हिस्ट्री का एक्सीडेंट है। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में ही इंडियन सिविलाइजेशन आ बसी, जहां एग्रीकल्चर सबसे प्रोडक्टिव था, तो पॉपुलेशन सबसे डेंस वहीं ग्रो हुई। और जब इंडिपेंडेंट इंडिया ने अपना पार्लियामेंट्री मैप पॉपुलेशन के बेसिस पर ड्रॉ किया, यूपी सबसे बड़ा निकला और आज भी है। लेकिन सिर्फ नंबर्स पावर एक्सप्लेन नहीं करते। पावर हमें बताएगी कि ये 80 सीट्स एक्चुअली 24 करोड़ लोगों को कैसे रिप्रेजेंट करती है, जिनकी सोशल स्ट्रक्चर इतनी लेयर्ड है, कास्ट के ऊपर सब कास्ट, उसके ऊपर रिलीजन, उसके ऊपर रीजन, कि इस सिस्टम को क्रैक करना पॉलिटिक्स से ज्यादा आर्कियोलॉजी जैसा लगता है। यूपी का हर इलेक्शन एक कोalition गेम है और हर कोalition फ्रैजाइल है। जब ये फ्रैजाइल कोalition टिक जाती है तो दिल्ली की गवर्नमेंट को रीशेप कर देती है। कोई भी पार्टी इसे परमानेंटली होल्ड नहीं कर पाई और यही इंस्टेबिलिटी यूपी को बनाती है इंडिया की पावर का असली सेंटर। लेकिन अगर समझना है कि यूपी के पास ये पावर क्यों है, हमें समझना पड़ेगा कि उसके अंदर एक्चुअली लड़ाई किस चीज पर हो रही है। और उसके लिए हमें 7 अगस्त 1990 में जाना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह लोकसभा में खड़े होते हैं। उनकी गवर्नमेंट फ्रैजाइल है, एक माइनॉरिटी कोalition जो लेफ्ट पार्टीज और बीजेपी के एक्सटर्नल सपोर्ट पर डिपेंड करती है। उन्हें पता है उनकी सरकार टिकने नहीं वाली, फिर भी वो अनाउंसमेंट करते हैं मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस इंप्लीमेंट होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स का 27% ओबीसीज के लिए रिजर्व होगा। उस दिन वीपी सिंह ने सिर्फ पॉलिसी अनाउंस नहीं की थी, उन्होंने इंडिया का पॉलिटिकल मैप रीड्रॉ कर दिया। मंडल ने असल में क्या किया? उसने ओबीसीज को एक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दी। इससे पहले पॉलिटिक्स का स्ट्रक्चर कुछ और था। अपर कास्ट सिस्टम मैनेज करते थे, माइनॉरिटीज एक तरह के पॉलिटिकल क्लाइंट्स थे और ओबीसीज बिखरे हुए थे। हर सब कास्ट अपने लोकल स्ट्रॉन्गमैन के साथ अलाइन होती थी। ओबीसीज की कलेक्टिव पावर इनविजिबल थी, मंडल ने उस पावर को विजिबल बना दिया। लेकिन मंडल का सबसे बड़ा इम्पैक्ट जॉब्स पर नहीं था, वो पॉलिटिक्स पर था। और इस पॉलिटिकल अर्थक्वेक का सेंटर उत्तर प्रदेश बन गया। 2 लोग जिन्होंने इस चेंज को सबसे पहले समझा, वो मुलायम सिंह यादव और कांशीराम थे। एक ने समाजवादी पार्टी यादव और मुस्लिम कोalition पर बिल्ड किया, दूसरे ने बहुजन समाज पार्टी जो दलित पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस पर बनी थी। इन दोनों ने सिर्फ इलेक्शंस नहीं जीते, इन्होंने यूपी में कांग्रेस का पूरा एरा खत्म कर दिया। जब मंडल और बीएसपी दलित पॉलिटिक्स को रीशेप कर रहे थे, बीजेपी ने कोalition प्रॉब्लम का एक बिल्कुल अलग जवाब ढूंढ लिया। अगर ओबीसीज और दलित्स कास्ट आइडेंटिटी पर वोट कर रहे थे, तो अपर कास्ट जो यूपी की पॉपुलेशन का लगभग 20% थे, सिस्टम से बाहर छूट रही थी। बीजेपी को उन्हें कंसोलिडेट करना था और साथ ही इनफ ओबीसीज और दलित्स तक रीच करना था ताकि वो कम्पीट कर सके। और यहाँ आती है अयोध्या। राम मंदिर मूवमेंट पहले से ही बिल्ड हो रहा था, लेकिन 1990 में एलके अडवाणी की रथ यात्रा ने उससे मास मोबिलाइजेशन बना दिया। सोमनाथ से शुरू हुई 10,000 किलोमीटर का सफर, जो 200 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज के थ्रू गुजरने वाली थी। और ये टाइमिंग कोइंसिडेंस नहीं थी, ये मंडल को काउंटर करने के लिए डिजाइन की गई थी। और यहाँ नेशनल कवरेज अक्सर एक चीज मिस कर देती है। अडवाणी को पूरा इंडिया जीतना जरूरी नहीं था, उन्हें हिंदी बेल्ट जीतना था। यात्रा उसी वक्त यूपी और बिहार से गुजरी जब अपर कास्ट कम्युनिटीज में एंटी मंडल सेंटिमेंट पीक पर था। मैसेज सिंपल था, तुम जाति से डिवाइडेड हो सकते हो लेकिन धर्म से यूनाइटेड हो। मंडल ने कहा तुम्हारी कास्ट ही तुम्हारी पावर है, मंदिर ने कहा तुम्हारा रिलीजन ही तुम्हारी पावर है। और बीजेपी जीत गई।
1990 के बाद से लगभग हर यूपी इलेक्शन किसी न किसी लेवल पर इन दो आइडियाज के बीच की लड़ाई रही, और फिर एक आदमी आए जिसने पूरा गेम ही बदल दिया। नरेंद्र मोदी वाराणसी से इलेक्शन लड़ते हैं, गुजरात से नहीं, जहां वो 13 साल चीफ मिनिस्टर रहे। वाराणसी यूपी का स्पिरिचुअल हार्ट। ये सिर्फ एक कैंडिडेसी नहीं, स्टेटमेंट थी। और फिर बीजेपी ने यूपी के 80 में से 71 सीट्स जीत ली। वोट शेयर 2009 के 17% 5 से सीधा 25 परसेंटेज पॉइंट जंप हुआ, 42.3। लेकिन असली स्टोरी नंबर्स में नहीं थे। असली स्टोरी ये थी कि वोट किसने किया। 27% यादव, जो समाजवादी पार्टी का कोर बेस थे, बीजेपी को वोट करते हैं। 53% कुर्मी और कोरी कम्युनिटीज, बीजेपी। 7% बैकवर्ड ओबीसी ग्रुप्स, बीजेपी। 18% दलित, बीजेपी। और सबसे मार्जिनलाइज्ड दलित कम्युनिटीज में 45%। बीजेपी ने यूपी की कास्ट अरिथमेटिक को तोड़ दिया, जो एक जनरेशन से लॉक थी। मगर कैसे? मोदी ने कास्ट कैंपेन नहीं चलाया, उन्होंने डेवलपमेंट कैंपेन चलाई। गुजरात मॉडल, रोड्स, बिजली, जॉब्स, और उसे कंपेयर किया सेंटर में यूपीए के 10 साल इन्फ्लेशन और स्कैंडल से। स्टेट में एसपी गवर्नमेंट, जिसे लोग इनकॉम्पिटेंट, करप्ट और मुजफ्फरनगर 2013 वायलेंस के बाद से डिस्ट्रैक्टेड लग रही थी। लेकिन डेवलपमेंट के नीचे एक और सिग्नल चल रहा था, सटल लेकिन पावरफुल। मोदी खुद एक ओबीसी कास्ट से आते हैं। पहली बार बीजेपी के पास एक नेशनली रिकॉग्नाइज्ड ओबीसी लीडर था। बिना ओपनली कास्ट की बात किए मोदी ने ओबीसी डिस्कोर्स पे इंटरवीन किया, और बहुत से ओबीसी वोटर्स के लिए वो एक ऑल्टरनेटिव बन गए। एक ऐसे ओबीसी लीडर जो शायद वो डिलीवर कर सकते थे जो डेकेड्स की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं कर पाई। उनका फॉर्मूला सिंपल था, डेवलपमेंट प्लस सोशल इंजीनियरिंग प्लस हिंदुत्व, मंडल, मंदिर और मार्केट एक साथ। यूपी के वोटर्स ने पहली बार 25 सालों में कास्ट लॉयल्टी को साइड पर रखा और एस्पिरेशन पर वोट किया। और इसी के साथ उन्होंने दिल्ली भेजा एक ऐसा लीडर जिसे 30 साल बाद क्लियर मेजॉरिटी मिली। 2017 में बीजेपी ने इस ग्रिप को और स्ट्रॉन्ग किया। यूपी असेंबली इलेक्शंस 403 में से 312 सीट्स। योगी आदित्यनाथ, एक हिंदू मॉन्क और हार्ड लाइन हिंदुत्व फेस, चीफ मिनिस्टर बने। 2019 में बीजेपी ने यूपी की 80 में से 64 लोकसभा सीट्स जीती। नेशनल टैली 303 तक पहुंच गया। 2022 में योगी आदित्यनाथ दोबारा जीत गए। डेकेड्स बाद पहली बार यूपी में कोई सीएम सेकंड कंसेक्यूटिव टर्म जीता। बीजेपी 255 सीट्स, थोड़ी कम लेकिन अभी भी डोमिनेंट। यूपी फाइनली बीजेपी टेरिटरी लगने लगा। फिर आया 4 जून 2024 और सब कुछ बदल गया। 2024 को समझने के लिए हमें पीडीए समझना पड़ेगा, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। अखिलेश यादव काफी सालों से अपनी पार्टी को यादव मुस्लिम कोर से बाहर एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे थे। 2024 में वो उससे एक लेवल और आगे ले गए। उन्होंने सिर्फ नॉन यादव ओबीसीज की बात नहीं की, उन्हें टिकट भी दिए। ये समाजवादी पार्टी की हिस्ट्री का सबसे कैलकुलेटेड सोशल री इंजीनियरिंग होने वाला था, और ये काम कर गया। लेकिन बीजेपी की डिफीट सिर्फ एसपी की सक्सेस नहीं थी, वो बीजेपी की मिस्टेक्स भी थी। पार्टी 2024 में एंटर करती है एक स्लोगन के साथ, अब की बार। कुछ लीडर्स एंथुसियाज्म में ओपनली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की बात करने लगते हैं। ऑपोजिशन तुरंत इस नैरेटिव को सीज करता है और एक कैंपेन चलाता है कि बीजेपी रिजर्वेशन सिस्टम को तोड़ना चाहती है, वो सिस्टम जो बीआर अम्बेडकर ने एस्टैब्लिश किया था। फिर आई अयोध्या, फैजाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहां कुछ महीने पहले ही राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था और 30 साल पुराने प्रॉमिस को डिलीवर किया गया था। मगर फिर भी अयोध्या वोट करता है समाजवादी पार्टी को। क्यों? क्योंकि अयोध्या में लोग अभी भी गरीब थे। मंदिर शादी का खर्चा नहीं देता, मंदिर आपके बेटे को सरकारी नौकरी नहीं दिलाती। पीडीए कोalition ने उन चीजों की बात की जो मंदिर नहीं दे सकता, और अंत में वही कॉन्वर्सेशन जीत गई। ये है यूपी पॉलिटिक्स का फंडामेंटल ट्रुथ। सिंबलिज्म की लिमिट होती है। राम हो, मंदिर हो, धर्म हो, आखिर में सबको compete करना पड़ता है इकोनॉमिक्स से। एसपी ने बीजेपी का ही प्लेबुक उठाया और उनके खिलाफ यूज कर दिया। अखिलेश यादव 91 साल के अपने पिता के एक नैरो यादव मुस्लिम बेस को एक नए आर्ग्यूमेंट पर रीबिल्ड कर रहे थे। एसपी एक कम्युनिटी की पार्टी नहीं है, एसपी यूपी की मेजॉरिटी की पार्टी बन सकती है। अगर ये कोalition 2027 तक होल्ड करता है तो इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट का पॉलिटिकल मैप ऐसे बदलेगा जिसका इम्पैक्ट दिल्ली में एक डेकेड तक दिखेगा। लेकिन यूपी आपको सर्टेनिटी नहीं देता, वो आपको मोमेंट्स देता है और फिर उन्हें वापस ले लेता है।
बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स भी यूपी का ही एक प्रॉब्लम है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच का रिलेशनशिप सिंपल हायरार्की नहीं है, ये एक कंपटीशन है। योगी ने अपना खुद का ब्रांड बिल्ड किया है, बुलडोजर पॉलिटिक्स, लॉ एंड ऑर्डर आइडेंटिटी, अग्रेसिव हिंदुत्व पोजिशनिंग, और इस प्रोसेस में वो यूपी में बीजेपी के सबसे पावरफुल लीडर में से एक बन गए हैं, ऐसे तरीके से जो इंक्रीजिंगली मोदी से अलग लगता है। और ये टेंशन अब थियोरेटिकल नहीं है, अब सवाल ये है, यूपी किसका है? इसका आंसर अभी नहीं है, मगर जल्द ही मिल जाएगा। और जिस तरह से ये आंसर आएगा वो डिसाइड करेगा कि बीजेपी यूपी होल्ड कर पाती है या नहीं। पिछले 20 सालों का डेटा देखिए। 2004 में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में सिर्फ 10 लोकसभा सीट जीती, 80 में से समाजवादी पार्टी 35 जीत लेती है। फिर दिल्ली में बीजेपी लेड गवर्नमेंट गिर गई और कांग्रेस पावर में आ गई। बीजेपी फिर से सिर्फ 10 सीट्स यूपी में, लेकिन कांग्रेस अचानक 21 सीट्स जीत लेती है। नेशनली कांग्रेस वापस पावर में, यूपीए 2। फिर आता है 2014, बीजेपी 71 सीट्स यूपी में, नेशनली 30 साल बाद पहली बार क्लियर मेजॉरिटी, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। बीजेपी 62 सीट्स यूपी में, नेशनल टैली 303, 2014 से भी बड़ा मैंडेट। फिर 2024, बीजेपी 33 सीट्स यूपी में, नेशनली 240, 272 के मेजॉरिटी मार्क के नीचे। 10 साल बाद मोदी अकेले गवर्न नहीं कर सकते, उन्हें कोalition पार्टनर्स चाहिए। 71 सीट्स यूपी में, दिल्ली में फुल मेजॉरिटी। 33 सीट्स यूपी में, दिल्ली में डिपेंडेंट गवर्नमेंट। ये एक ट्रैजेक्टरी आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर देती है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से गुजरता है, हमेशा गुजरता था, और 2026 के बाद ये रास्ता और चौड़ा होगा और भरा हुआ होगा, और इसीलिए ये दुनिया का सबसे कॉन्सिक्वेंशियल पॉलिटिकल बैटलफील्ड बनेगा।